जब किसी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल हो, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब वो किस हिसाब से कन्वर्ट होती है, दैट वी हैव टू लर्न इन दिस पार्ट, राइट। मान लो मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सेम विल बी डिस्क्राइब्ड विद द ग्रेविटेशन। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है जिसका कुछ मास है m1 एंड द चार्ज इज q1. This is another positive charge which has mass m2 and this has charge q2 and the distance between them is r12, which due to repulsion after some time the position has been shifted to this way. ये यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया and the distance is increased. Now the distance is r12 dash. Obviously potential energy decrease हो गई, potential energy तो decrease हो गई, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई k1, इसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई k2। अब ये कितनी काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी वो चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा मास पे, बिकॉज it is a system which do not have any external force. The forces involved are internal force. Internal force कैसे? इसने इसके ऊपर लगाई, इसने इसके ऊपर लगाई, which are action reaction. तो as a system हम देखें तो net force on the system is 0. If the net force on the system is 0, then there is conservation of momentum. Then momentum is conserved, so that is m1 v1 will be equal to m2 v2, right? So if I see ये v1 upon v2 will be equal to m2 upon m1, right? And if I calculate the kinetic energy k1 by k2, that will be half m1 v1 square upon half m2 v2 square. And then v1 by v2 is what? m2 by m1. So this is half तो कैंसिल हो गया है ना, हाफ तो कैंसिल हो गया, राइट? ये तो हमारा कैंसिल हो गया एंड v1 by v2 इज इक्वल टू m2 by m1. तो ये हो गया m1 by m2 इंटू m2 स्क्वायर अपॉन m1 स्क्वायर, एक m कैलकुलेट कैंसिल हो गया m2. So then k1 by k2 is equal to m2 by m1. That is inversely proportional to their masses. ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे बच्चे गलत करते हैं क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की बात ध्यान में आती ही सबसे पहली चीज आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। काइनेटिक एनर्जी की बात जैसी आएगी वो सीधे एकदम से दिमाग में आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, बट यहां पे क्या है? इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जिसका मास कम होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी, राइट? सो इन दिस केस यू हैव टू सी if m2 is much greater than m1 or m1 is negligible, तो हम क्या लेते हैं? देन होल काइनेटिक एनर्जी टू m1, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी m1 को मिल जाएगी। बिल्कुल द सेम वे थिंग्स हैपन। मैं अगर ग्रेविटेशन में बात करूं, हमने एक ऑब्जेक्ट गिराया तो काइनेटिक एनर्जी की तो दोनों को मिली, इस ऑब्जेक्ट को भी और अर्थ को भी, ठीक है? लेकिन क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अर्थ को काइनेटिक एनर्जी क्लोज टू 0 मिली, तो सारी काइनेटिक एनर्जी किसके ऊपर चली गई? जिस मास को हमने ड्रॉप किया। द सेम वे जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा पार्टिकल का मास न्यूक्लियस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है,
जब न्यूक्लियस से बीटा पार्टिकल निकलता है तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल को मिल जाती है, लेकिन जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल को नहीं जाती, क्योंकि अल्फा पार्टिकल हैवी होता है, राइट।